This is Ombir Dhankhad, Assistant Professor in Geography Department, Government College Broad, झज्जर। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे प्रेसिफिकेशन यानी कि वृष्टि और उसके विभिन्न रूपों का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपनी इस सीरीज के दौरान 3 वीडियो बना चुके हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले हमने देखा था कि वायुमंडल की जो दशाएं हैं उसके एलिमेंट्स थे विभिन्न, जिसमें 5 एलिमेंट्स के बारे में मैं लगातार बात कर रहा था। और उन 5 एलिमेंटों में से वर्षा एक एलिमेंट, आर्द्रता एक एलिमेंट था। जिसकी बात करूं तो तापमान, दूसरे नंबर पे वायुदाब की बात हो रही थी, फिर पवनों की बात हो रही थी, वर्षा की बात हो रही थी और आर्द्रता की बात हो रही थी। आज हम वर्षा और उसके विभिन्न रूपों को देखेंगे। देखिए, इस सीरीज की शुरुआत करते हैं प्रेसिफिकेशन एंड इट्स टाइप्स के रूप में। तो कंटेंट के रूप में मैं आपको बता देता हूं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्नोफॉल क्या होती है, स्लीट क्या होता है, हेल स्टोन फॉल क्या है, रेनफॉल क्या है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल जिसके अंतर्गत विभिन्न रूप हैं। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल रहेगा, रिलीफ रेनफॉल रहेगा, साइक्लोनिक रेनफॉल रहेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ड्स, हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कि जल चक्कर क्या है। अगर मैं इन चीज़ों को देखूं तो आपको पता होगा कि स्नोफॉल को हम हिमपात भी कहते हैं या हिमवृष्टि भी कहते हैं। स्लिट आपने सहिम वृष्टि सुना होगा कि कुछ ऐसे सहिम वृष्टि में वर्षा और स्नोफॉल दोनों साथ में होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। हेलस्टोन ओलावृष्टि के रूप में जानी जाती है। रेनफॉल मतलब वर्षा जो जल के रूप में बादल से बरसती है। और रेनफॉल के 3 प्रकार हैं, चाहे तो आप सावनीय वर्षा कहिए, चाहे पहाड़ी या पर्वतीय वर्षा कहिए, चाहे फिर चक्रवात वर्षा कहिए। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब आप समझते हैं कि किस प्रकार से हम जल चक्कर यानी कि जल की विभिन्न अवस्थाओं का एक सर्कल के रूप में पूरा होके वापस उसी जगह पर एक सर्कल को पूरा करना जल चक्कर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में कि प्रेसिफिकेशन आखिरकार है क्या। देखिए, लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स दैट फॉल्स अंडर ग्रेविटी। यू नो वेरी वेल दैट वायु में उपस्थित जो जलवाष्प के संघनन कंडेंसेशन के रूप में जो द्रवाष्प या ठोस अवस्था में बदलकर पृथ्वी पर गिरने की घटना वृष्टि कहलाती है। बहुत साधारण शब्दों में कहूं तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा जो जलवाष्प वायु में मौजूद हैं वो या तो द्रव के रूप में या ठोस के रूप में जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल पर गिरते हैं तो वो वर्षा का या प्रेसिपिटेशन के रूप में जाना जाता है। अब इसके बहुत सारे रूप हैं, इसके विभिन्न रूप हैं। और उनकी बात अगर आप करोगे तो चाहे वो ड्रिजल हो, चाहे रेन हो, चाहे स्लीट हो, चाहे स्नो हो, आइस पैलेट्स हो, इसके विभिन्न रूपों के रूप में इसको जाना जाता है। यू नो वेरी वेल दैट कि वाटर वेपर्स और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% के दर पे पहुंचती है तो किस प्रकार से कंडेंसेशन की प्रक्रिया पूरी होके और संघनन का जो पॉइंट है संतृप्तता आ जाती है हवा में और उसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है। आइए अगर हम बात करें इसके आगे के सिस्टम के बारे में तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्नोफॉल क्या है। देखिए, स्नोफॉल को हिंदी में जाना जाता है हिमपात या हिमवृष्टि के रूप में। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं एक बात, यदि वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हिमांक या 0 डिग्री से कम ताप पर हो जाए तो जलवाष्प तरल अवस्था में आए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में जमने लगता है। यू नो वेरी वेल दैट आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के ऊपर, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर के ऊपर स्नोफॉल होने लग जाता है, यानी कि जल जो है वो ठोस अवस्था में बर्फ जमने लग जाता है। इसी प्रकार से यदि वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हिमांक यानी कि 0 डिग्री से कम हो जाए तो जलवाष्प तरल अवस्था में आए बिना सीधा ही ठोस अवस्था में जमने लगता है। और वही ठोस अवस्था में जमा हुआ जो जलवाष्प है, आरंभ में हिम के महीन कण बनते हैं, परंतु बाद में कणों के परस्पर मिलने से इनका आकार बढ़ जाता है, साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। और आकार बड़ा होने पर हिमकण पृथ्वी पर रुई के आकार के जैसे गोलों की तरह कर गिरने लगते हैं, जिसे स्नोफॉल कहा जाता है। आप लोग देखेंगे कि अक्सर पहाड़ों की चोटियों के ऊपर हम स्नोफॉल होते हुए देखते हैं और नोट करते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है। ये शुरू में सॉफ्ट रूप में होते हैं बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे ये ठोस के रूप में जमते जाते हैं और फिर ये हिमपात या आइसबर्ग के रूप में अपना बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसे हम हिमनद कहते हैं।
एक पिक्चर के द्वारा मैं स्नोफॉल के रूप को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैंने दिखाया है नॉर्वेजियन ट्रेन प्लोइंग थ्रू ड्रिफ्टेड स्नो। ये नॉर्वे का एक क्षेत्र है। नॉर्वे एक देश है, जैसे आपको पता होगा स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, जो उच्च अक्षांशों में नॉर्थ की साइड में पड़ते हैं। वहां पे दिखा रखा है कि कितना ज्यादा स्नोफॉल हो रखा है, और उस स्नोफॉल के अंदर से एक ट्रेन गुजर रही है, जिसको मैंने दिखाया हुआ है स्नोफॉल के रूप में। मैं शो कराना चाह रहा था इसके माध्यम से कि कितनी शानदार तरीके से ये आपकी जो ट्रेन है ये विभिन्न स्नोफॉल के क्षेत्र से गुजर रही है। ये सीन नॉर्वे का है, जो कि हमें हिमपात के दर्शन कराता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसी रूप में हम स्लीट का अध्ययन करेंगे। स्लीट इज ए रीजनली वेरिएंट टर्म्स फॉर सम फॉर्म्स ऑफ प्रेसिफिकेशंस। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये भी एक प्रेसिफिकेशंस का फॉर्म है। आपको पता है स्लीट का मतलब होता है से हिम वृष्टि। हिंदी में इसको कहेंगे से हिम, यानी कि दो शब्दों से मिला हुआ है, जिसमें वृष्टि के साथ साथ हिम भी मौजूद है। यानी कि वर्षा, यानी कि वाटर के रूप में, ठोस और द्रव अवस्था दोनों रूप में जब पानी बरसता है तो वो स्लीट होता है। ये देखिए कैसे होता है। सहिम वृष्टि वर्षा की बूंदों के जमने से या हिम रवों के पिघल जाने से, पुन जमने से इसके निर्माण होता है। होता क्या है, जब सहिम वर्षा तब होती है जब धरती के संपर्क में आने वाली वायु की परत का तापमान हिमांक 0 डिग्री से कम और उससे ऊपर स्थित वायु की परत का तापमान हिमांक से ऊपर हो। तो ऊपर वाली परत के रूप में तो बर्फ नहीं जमेगी, बूंद के रूप में पानी बरसेगा, और नीचे वाले धरातल के समीप लगने वाला तरल तल जो होगा उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या उसके कम हो जाने से वो जो जल की बूंदे हैं वो द्रव अवस्था में ना रह के ठोस अवस्था के रूप में जम जाती है। ऐसा अक्सर हमें अमेरिका में, यूके में, आयरलैंड में देखने को मिल जाता है। रेन एंड स्नो मिक्स्ड हो जाता है, और ये जो रूप है ये स्लीट के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं हेलस्टोन फॉल। हेलस्टोन फॉल की बात करें तो हिंदी में इसे ओलावृष्टि कहते हैं। इसके दो विधियां हैं, लेकिन एक जो विधि मैं बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जब भूतल पर गिरती हुई वर्षा की बूंदें वायुमंडल की ऐसी परत से गुजरती हैं जिसका तापमान हिमांक से कम होता है, तो ठंड से जमकर ओलों का निर्माण करती है। इस प्रकार बने ओले आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे, एक दूसरी विधि की अगर मैं बात करूं, कई बार ऊपर उठती हुई वायु के संवहन धारा वर्षा के नीचे गिरती हुई बूंदों को इतनी ऊंचाई तक उछाल देती है जहां वायु का तापमान हिमांक से कम हो जाता है। इस ऊंचाई पर पहुंचकर बूंदें ठंड से जमकर हिम की नन्ही गोलियों का रूप ले लेती हैं। आपको पता है कि कन्वेंशन संवहन धाराएं के रूप में जो हवाएं ऊपर उठती हैं, कन्वेंशनल वेव्स के रूप में जिनको जानते हैं हम लोग, वो हवा को इतनी ऊपर तक ले जाती है कि तापमान हिमांक से नीचे हो जाता है। तो हिमांक से नीचे तापमान होने के कारण वो जो क्षेत्र है वहां की जो बूंदे हैं वो छोटी छोटी टुकड़ों के रूप में जमने लग जाती है, इसकी नन्ही गोलियों के रूप में जमने लग जाती हैं, और उसके बाद में वो नीचे ओलों के रूप में बरसती हैं, और धीरे धीरे कई बार तो इनका साइज काफी बड़ा भी हो जाता है। ये देखिए, हमने एक पिक्चर के रूप में आपको ओलावृष्टि दिखा रखी है। एक पिक्चर दिया है हेलस्टोन्स का कि किस प्रकार से धरातल पूरा का पूरा सफेद परत के रूप में जम गया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको रेनफॉल दिखाना चाहूंगा, और रेनफॉल के बारे में हम बात करेंगे। रेन इज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, मीनिंग इट इज ए वेदर फिनोमिनन कैरेक्टराइज्ड बाय द रिटर्न ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। आपको पता है कि आसमान से द्रव अवस्था में, रेन इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जब द्रव अवस्था में नीचे आता है धरातल पर, बट देयर आर अदर फॉर्म्स व्हेन द रेन फ्रीज इट कैन बी क्लासिफाइड एज स्लीट एंड हेल। रेन के ही ये प्रकार हैं, जब वो जम जाती है तो वो स्लीट और हेल, ओलावृष्टि का रूप धारण कर लेती है। लेकिन अगर वर्षा की कहूं तो बादलों से जल की बूंदों का बरसना ही वर्षा कहलाता है। वर्षा का होना एक जटिल प्रक्रिया जरूर है, लेकिन इसके एक प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा। अवस्था में जब जल वाष्प का और अधिक संघनन होने लगता है तो बादलों में जलकणों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वायु उन्हें नीचे गिराने से रोक नहीं पाती, और इस प्रकार से जो पानी नीचे गिरता है हम उसे वर्षा कहते हैं। अब वर्षा के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो तीन प्रकार है रेन के। टाइप ऑफ रेनफॉल में जब आप आओगे तो वायु तीन प्रकार से ठंडी होकर संघनित होती है, अतः वायु के ठंडे होने की जो विधियां हैं इसके अनुसार वर्षा निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। एक है संवहनीय वर्षा, जिसको हम कॉन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जाने जाते हैं।
दूसरा है पर्वतकृत वर्षा जिसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल के नाम से जानते हैं। यहां हम बात करेंगे कॉन्वेक्शनल रेनफॉल की। दोस्तों आपको पता है कि संवहनीय जो वर्षा होती है वो मुख्यतः देखा जाए तो भूमध्य और भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होती है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों साइड से उष्णकटिबंध के जो उच्च वायुदाब के क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ पवनें जहां जोर के साथ आती हैं, और होता क्या है कि आपस में रगड़ खा के धरातल के साथ ये पवनें गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के कारण पवनें हल्की हो जाती हैं, हवाएं जो है हल्की होगी तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं, और वायु गर्म होकर फैलती है, हल्की हो जाती है, हल्की होकर वायु ऊपर की ओर उठती है, इससे संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ऊपर जाकर वायु ठंडी हो जाती है और उसमें अधिक जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन के मुक्त हुई उष्मा से गर्म होकर वायु और अधिक ऊंचाई तक जाती है। उष्ण और आर्द्र वायु का ऊपर की ओर उठाव कपासी मेघ बनाता है। इससे बादलों की गर्जन व बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बरसात होती है। जैसा कि आपको पता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में डेली बरसात होती है, एकदम से मूसलाधार बरसात होती है, थोड़े समय के लिए होती है। वो इसी कारण क्योंकि काफी ऊपर तक कन्वेक्शनल वेव्स जो है, हवाएं जो है वो ऊपर तक चली जाती हैं और एकदम तेजी के साथ ये क्षेत्र में बरसात करती हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है उसे हम संवहनीय वर्षा के रूप में जानते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि ये दोपहर को लगभग 3 से 4 बजे के आसपास होती है, इसलिए इसे 4 बजे वाली रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये रेनफॉल का एक क्षेत्र विशेष वो है जो भूमध्य और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरा रूप देखते हैं जिसका नाम है रिलीफ रेनफॉल। देखिए, पर्वतकृत वर्षा समझने से पहले आपको समझना होगा दो शब्दों को, एक है विंडवर्ड और एक है लीवर्ड। बहुत ध्यान से इन दोनों वर्ड को समझिएगा। विंडवर्ड और लीवर्ड क्या होता है? मैं कहता हूं विंडवर्ड वो क्षेत्र होता है जो पवन के बिल्कुल सामने होता है, जिस क्षेत्र में पवन आके टकराती है और ऊपर उठती है उसके साथ साथ, वो होता है विंडवर्ड का क्षेत्र। अगर पवन उस किसी क्षेत्र के साथ आके टकराती है, किसी चोटी के साथ, किसी पहाड़ के साथ आके टकराती है और उसके साथ ऊपर उठती है, तो वो जो भाग है वो विंडवर्ड कहलाता है। और जैसे जैसे इस क्षेत्र में पवन ऊपर उठती जाती है तो ठंडी होती जाती है, और ठंडी होने के कारण वो दूसरी तरफ नीचे उतरती है, क्योंकि भारी हो जाएगी। पहले तो जब टकराएगी तो गर्म होगी तो हल्की होगी तो ऊपर उठेगी तो बारिश का रूप करेगी, लेकिन ज्यादा ऊपर उठने के बाद वो भारी होकर वापस ठंडी होकर नीचे आने की कोशिश करेगी। तो जिस क्षेत्र विशेष में वो नीचे आने की कोशिश करती है उसे हम लीवर्ड के नाम से जानते हैं। जो अक्सर वर्षा विहीन क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, और विंडवर्ड का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, अपार मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं, और अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम की तरफ के हिस्से को अगर आप नोट करोगे तो आप देखोगे कि वो थार का डेजर्ट के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि अगर पवने जो कि मानसून पवनों का हिंद महासागर वाला हिस्सा, अरब सागर की द्रोणी से आने वाला जो हिस्सा होता है वो अरावली पर्वत श्रेणी के बिल्कुल साथ साथ चलता हुआ पंजाब और हरियाणा के मैदान में आ निकलता है। अगर ऐसा ना हो के मान लीजिएगा, मैं मान के चलता हूं कि अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होती, तो मानसून का जो हिस्सा अरब सागर की द्रोणी से आकर ऊपर आया था, केरल के तट से टकरा के दो हिस्सों में टूट के, उस हिस्से के साथ होता क्या कि एक भाग जो उसका अरावली पर्वत के अगर पूर्व पश्चिम में फैला होता तो उससे टकरा के अगर वहां वर्षा करता तो अरावली पर्वत के क्षेत्रों में यानी कि राजस्थान के क्षेत्रों में और गुजरात के क्षेत्रों में अपार मात्रा में वर्षा होती, और जो थार का मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित है वो मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित ना होके वो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो कंप्लीट मैदान कवर कर जाता। इस प्रकार से मैं आपको एक बार लास्ट फाइनल करते हुए बता रहा हूं कि विंडवर्ड और लीवर्ड के क्षेत्रों की अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विंडवर्ड वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के सामने से पवन आके टकराती है और वर्षा करती है,
वो क्षेत्र विंडवर्ड के रूप में जाना जाता है। और जो क्षेत्र वर्षा विहीन होता है, यानी कि पीछे का क्षेत्र जहां हवाएं नीचे आके उतरती हैं, वो वाला क्षेत्र आपका लीवर्ड के नाम से जाना जाता है। आइए आप समझते हैं कि रिलीफ रेनफॉल आखिरकार है क्या। आर्द्रता से भरी हुई गर्म पवनें जब किसी पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं तो वे ठंडी हो जाती हैं। वायु के संतृप्त होने पर जलवाष्प का संघनन व बाद में वर्षा होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतकृत वर्षा के नाम से जाना जाता है, जिसका विंडवर्ड और लीवर्ड के द्वारा वर्षा का डिफरेंस पैदा हो जाता है। पर्वतकृत वर्षा की इसी विशेषता के कारण भारत के पश्चिमी घाट में पवनी भिमुखी मतलब विंडवर्ड ढाल की अगर मैं बात करूं तो महाबलेश्वरपुरम में 625 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि उससे बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर स्थित पुणे 70 सेंटीमीटर वर्षा ही प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पुणे है ना, वो आपका लीवर्ड एरिया है और महाबलेश्वरपुरम का जो एरिया है वो विंडवर्ड है। चाहे तो आप ये उदाहरण लीजिए या फिर अरावली की श्रृंखला को आप उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम समझ के भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं। भारत में मेघालय पठार में चेरापूंजी जो कि सबसे ज्यादा बरसात करने वाला क्षेत्र है, पूरे विश्व में प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट तथा हिमालय के क्षेत्रों में इसी प्रकार की वर्षा होती है। और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि भारत में, और ना सिर्फ भारत में, विश्व में भी सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो रिलीफ रेनफॉल के रूप में होती है। यानी कि पर्वतकृत वर्षा भारत में भी नंबर 1 पर होती है इन तीनों प्रकारों में, और उसके साथ साथ पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा इसी बरसात का रूप आता है। इसके बाद हम तीसरे प्रकार की अगली स्लाइड में हम अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन करेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा आप समझ सकते हैं, एक ऐसी वर्षा चक्रवातों के कारण उत्पन्न होती है। शीतोष्ण कटिबंधों में जब भिन्न भिन्न तापों व आर्द्रता वाली वायुराशियां टकराती हैं तो ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि को ऊपर की ओर धकेल देती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु में भीषण उथल पुथल और तूफानी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और वातावरण पर वर्षा होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा को वातागरी या चक्रवाती वर्षा कहते हैं। देखिए, द टाइप ऑफ रेन यूजुअली इज ड्यू टू द occurrence of cyclone activity and is witnessed along fronts. It happened due to the meeting of hot and cold air masses. It happened, ये घटित तब होता है जब ड्यू टू द मीटिंग, जब आपस में मिलते हैं कौन, हॉट एंड कोल्ड एयर मासेज, जब गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके जो वातावरण के क्षेत्र हैं, ए लाइन नोन एज अ फ्रंट स्प्रेड द टू एयर मैसेज। तो जो फोरेंटर्स का क्षेत्र वातागर जो बनता है वो उन दोनों के बीच का वो कॉमन क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां पर आपकी इनका मिलन होता है हॉट एंड कोल्ड एयर मासेज का। द वार्म एयर स्लोली राइज ओवर द हैरिड कोल्ड एयर। वार्म एयर क्या करती है, गर्म जो वायुराशि है वो क्या करती है, ठंडी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो हल्की है और ठंडी को वो नीचे की तरफ धकेलने का प्रयास करती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु में उथल पुथल और तूफानी दशाएं पैदा हो जाती हैं और बादलों का निर्माण होता है। इस प्रकार की वर्षा को चक्रवाती वर्षा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वातावरण की कमी होती है तो भी उष्ण कटिबंध में निम्न वायुदाब वाले चक्रवातों और अवदाबों से वर्षा होती है। इससे निम्न वायुदाब के अंदर की ओर पवनें सभी दिशाओं में चलती हैं तथा ऊपर उठने पर बाध्य हो जाती हैं। ऊपर उठती हुई वायु ठंडी होती है, उसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंततः वर्षा होने लग जाती है। भारत के पूर्वी तट पर इसी प्रकार की चक्रवातों से वर्षा होती है। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि उड़ीसा के तट पे होने वाली वर्षा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तट पे होने वाली जो वर्षा है हल्दिया के पास में, या फिर तमिलनाडु में मैं कहूँ ऐसी वर्षा होती है, या फिर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो भारत का जो पूर्वी तट है वो अक्सर चक्रवातीय वर्षा से प्रभावित होता रहता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, वो भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ टकरा के घनघोर वर्षा करता है। ऐसी वर्षा को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं, जो दो अलग वायु राशियों के मिलन स्थल से पैदा होती है। अब हम अगर हम बात करें तो हमने बीच में एक टॉपिक डिस्कस करना चाहा था कि विश्व में वर्षा का वितरण। विश्व में वर्षा का वितरण हम अलग अलग प्रकार से करते हैं कि जैसे जल और स्थल के बारे में मैं बात करूं तो आपको पता है कि स्थलीय क्षेत्रों के ऊपर जलीय क्षेत्रों की तुलना में कम वर्षा होती है।
क्योंकि तलीय क्षेत्रों के ऊपर इतना वाष्पीकरण नहीं हो पाता है जितना कि जलीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए ओशियंस में या समुद्र में ज्यादा वर्षा होती है स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में। एक बात अगर मैं कहूं तटीय क्षेत्रों की बात करूं और फिर उपमहाद्वीपीय या आंतरिक क्षेत्रों की बात करूं, ये ठीक रहेगा। आंतरिक क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों की जब मैं बात करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूं जो क्षेत्र समुद्र के साथ लगता है वो तटीय क्षेत्र, वो समुद्र के समकारी प्रभाव से इफेक्टेड होता रहता है, लगातार समुद्र उसको प्रभावित करता रहता है और वहां रेनफॉल ज्यादा होती है अपेक्षाकृत किसकी तुलना में, वो क्षेत्र जो समुद्र से दूर होते हैं। जैसे मैं कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि केरल का तट या फिर आपके अन्य जो तट है, कोरोमंडल का तट है, मालाबार का तट है, इन तटों की तुलना में ये जो तट है, इन तटों की तुलना में पंजाब और हरियाणा का जो नॉर्दर्न बेल्ट जो है वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है। इसके अलावा अगर मैं और बात करना चाहूं तो आप समझ सकते हैं कि पवनों के स्वभाव के संदर्भ में भी पता चल जाता है। पवनों का जन्मजात स्वभाव भी वर्षा करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठंडी पवनों में गर्म पवनों की अपेक्षा जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा भी कम पाई जाती है। एक रीजन जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके रास्ते में आने वाला पर्वत कैसा है, उसकी दिशा कैसी है, उसके आधार पर भी रेन डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र हैं। अगर मैं भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में आपको बताना चाहूं तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करूं तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों को आप नाम लेना चाहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधों के पश्चिमी भागों का नाम आप लेना चाहेंगे, जहां लगभग साल भर वर्षा होती रहती है, सदाबहार वनस्पति मिलती है और ऐसी वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले क्षेत्रों में शामिल होती है। अगर मैं बात करूं 50 से 100 सेंटीमीटर तो ऐसे क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्रों के भीतरी भागों में तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और आंतरिक भागों में स्थित हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र अक्सर मरुस्थल में बदल जाते हैं और इस वर्ग में गर्म व ठंडे मरुस्थल आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मरुस्थल डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर कि वो गर्म है कि चाहे वो ठंडा है, लेकिन वहां देखी जाएगी कि कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, सालाना औसत वर्षा कितनी होती है, उसके आधार पर उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैं गोभी के मरुस्थल की बात करूं तो वो ठंडा मरुस्थल रहेगा, चाहे मैं टकला माकन मरुस्थल की बात करूं, मंगोलिया के मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूं, चाहे फिर मैं आपके थार या सहारा या फिर आटाकामा मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल हैं जहां बहुत कम रेनफॉल होती है, उन मरुस्थलों की बात करूं तो मरुस्थल डिफाइन करता है रेनफॉल के ऊपर। लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में भी कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिरकार जल चक्र क्या है। देखिए, पर्यावरण में जल 3 मंडल या 3 अवस्थाओं में मिलता है। आप समझ सकते हैं जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। वर्षा होने तथा हिम पिघलने से जल का अधिकतर भाग ढाल के अनुरूप बहकर नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है। इस जल का कुछ भाग महासागरों, झीलों और नदियों से जलवाष्प बनकर वायुमंडल में वापस लौट जाता है। वह कुछ भाग वनस्पति के द्वारा अवशोषित होकर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जा मिलता है। वर्षा और हिम के पिघलने जल का शेष भाग रिसकर या टपक टपक कर भूमिगत हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप धारण करते हैं। बादलों से वर्षा होती है और वर्षा का जल नदियों के रास्ते फिर से समुद्र में पहुंच जाता है। झरनों के माध्यम से भूमिगत जल भी कहीं ना कहीं धरातल पर निकलकर नदियों से होता हुआ समुद्रों में वापस जा मिलता है। अर्थात अतः महासागरों, वायुमंडल, स्थल मंडल में परस्पर होने वाले जल का समस्त आदान प्रदान जलीय चक्र कहलाता है। इस जलीय चक्र में जल कभी रुकता नहीं और अपनी अवस्था स्थान बदलता रहता है। तो जो जलीय चक्कर संघनन, कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है या फिर इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से जहां से शुरू हुआ था वापस अपना सर्कल पूरा करता हो वर्षा के रूप में वापस धरातल पर पहुंच के धरातल से नदियों के माध्यम से होता हुआ समुद्री क्षेत्रों में पहुंच जाता है, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, एक बार दोबारा से मैं इस वीडियो की कंटेंट पे अगर मैं नज़र डालूँ तो हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो कंटेंट हमने लिए थे
कहीं हमारा कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है उसमें। आपको पता चला कि स्नोफॉल क्या होता है, जिसको हम हिमपात कहा, स्लीट के रूप में हिमवृष्टि हमने डिस्कस की, हेल स्टोन यानी कि ओलावृष्टि को हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से ओलावृष्टि होती है। फिर हमने रेनफॉल देखा कि द्रव के रूप में कैसे वर्षा की जो बूंदें आकर गिरती हैं रेनफॉल कहलाती हैं। फिर हमने रेनफॉल के 3 टाइप सीखे। एक वर्षा का टाइप हमने सीखा कि संवहनीय वर्षा क्या होती है, वो कहाँ होती है, संवहनीय वर्षा कैसे होती है और क्यों होती है। जब ये क्या, क्यों, कैसे आने लग जाते हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने लग जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि कन्वेंशनल वर्षा भूमध्य के क्षेत्रों में होती है, संवहनीय धाराओं के रूप में होती है, संवहनीय जो हवाएं पवने हैं या संवहनीय जो हवाएं जो ऊपर उठेंगी दोनों रगड़ खा के तो वो ठंडी होकर जो बरसात करती हैं, अक्सर ये बरसात होती रहती है। दिल्ली बरसात या 4 बजे वाली बरसात के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि रिलीफ रेनफॉल, उसमें हमने 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सीखे। एक विंड वर्ड जो सामने वाला क्षेत्र होता है जहां हवा पहले टकराती है, एक लीव वर्ड जो पीछे वाला क्षेत्र होता है जो कि उस क्षेत्र के विपरीत जहां बहुत कम बरसात होती है, जहां हवाएं नीचे बैठती हैं और वर्षा नहीं करती, शांत क्षेत्र जो होता है। और ये भी हमने जाना कि इस पूरे वर्ल्ड में रेनफॉल का जो सबसे ज्यादा बड़ा रूप है वो रूप आपका रिलीफ है, चाहे वो भारत की बात करें चाहे वो विश्व की बात करें। तीसरा हमने पढ़ा साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि चक्रवातीय वर्षा। और चक्रवातीय वर्षा को जब हमने पढ़ा तो हमने नोट किया कि उष्ण और ठंडी वायु राशियों के मिलन क्षेत्रों पर जो वातागर बनते हैं उनके द्वारा जो तूफानी अवस्थाएं पैदा होती हैं और जो उससे वर्षा होती है वो आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाती है, चाहे तो वो भारत के पूर्वी तट की मैं बात करूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड हमने पढ़ा कि अलग अलग तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, चाहे तो वो जल और स्थल के आधार पे किया हो, चाहे पवनों के स्वभाव के आधार पे किया हो, चाहे पर्वतीय अवरोधों के आधार पे किया हो, या पवन की दिशा के संदर्भ में हमने वो अध्ययन किया हो। और हमने जाना कि किस प्रकार से ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं साल भर, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर लास्ट में हमने 25 सेंटीमीटर से कम रख के गर्म और ठंडे मरुस्थलों के कुछ नाम जाने और ये भी डिफाइन किया कि वर्षा के आधार पर ही किसी क्षेत्र विशेष को हम मरुस्थल घोषित कर सकते हैं। और लास्ट में बेहद इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हमने सीखा, जिसमें जल का समुद्रों से या धरातल के किसी अन्य स्रोत से वाष्पीकरण के रूप में ऊपर जाना, कंडेंसेशन के रूप में उसका नीचे आना द्रव के रूप में या ठोस के रूप में, और फिर उस नीचे आए हुए जल का धरातल के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से होते हुए वापस समुद्रों में जाना, और जो ये प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जो ये साइकिल बनता है जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों का हमने अध्ययन किया। प्रेसिफिकेशन के इस चैप्टर में हमने नोट किया कि वायुमंडलीय दशाओं के या वायुमंडलीय दशाओं के जो 5 एलिमेंट थे, क्लाइमेटोलॉजी में जो 5 एलिमेंट या 5 सत्ताओं की जो हम बात करते हैं उसमें से हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट रेनफॉल के बारे में या वर्षा के बारे में आज अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा और आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर करने का मैंने प्रयास किया है। आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। मैं ओमबेड धनखड़, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा, ऐसे मेरी आशा है। और ज़रूर आप इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे और अपने कंसेप्ट को प्योर बनाने की कोशिश करेंगे। आशा और उम्मीद के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।